को समझते हैं हल्की भाषा में, आसान भाषा में, आपकी और हमारी भाषा में। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर संजीव मंगाट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर शुक्रवार का दिन है ना, सब हल्का रखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये ट्रम्प साहब देखिए, अच्छा 250% शुक्रवार का दिन है तो लोग अपना पोजीशन भी हल्का रख के जाएंगे। ये भी होने वाला है, अच्छा 250% के मुकाबले अब यहाँ पर इन्होंने जो है 100% ब्रांडेड दवाइयों पर, ब्रांडेड पेटेंट दवाइयों पर कर दिया है, जेनरिक को बाहर रखा है। पूरी खबर को हम कैसे समझे? एक्सपर्ट्स बता रहे हैं इक्का दुक्का कंपनियों पर ही इंपैक्ट होगा, क्या वाकई इक्का दुक्का इंपैक्ट है नियर टर्म में, या आज के सत्र को अगर हम देखें तो एकदम से रिएक्शन तमाम काउंटर्स और स्पेस पर तो हम देखेंगे ही? देखो इसका मल्टीपल इम्पैक्ट है, क्योंकि आपने ट्रम्प ने जो पहले बोला था कि हम 250% करेंगे या जो भी करेंगे, अभी उन्होंने बोला कि 100% करने वाले हैं। तो उस तरह से अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा अच्छा ही है, राइट? 250 से 100 तो 100। बट आपको देखना पड़ेगा कि हम इंडियन मार्केट की तरफ से देखें तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जेनरिक्स कंपनीज को छोड़ दिया गया है। हाँ। ब्रांडेड और इनोवेटर और पेटेंटेड कंपनीज पे 100% का किया गया है। और ब्रांडेड में एक या दो कंपनीज हैं, सन फार्मा है जिनके कुछ एक या दो प्रोडक्ट्स हैं जो ब्रांडेड के अंदर आते हैं, स्पेशलिटी ड्रग प्रोडक्ट्स हैं जो आते हैं उसके अंदर, तो उसमें वो प्रॉब्लम आने वाली है। बट आप ये देखिए कि ट्रम्प ने कहा है कि मैं 100% करूँगा उन कंपनीज पे जो अमेरिका में अपने प्लांट नहीं बना रहे। या तो ऑपरेट करनी चाहिए या उन्होंने अपना भूमि पूजन कर दिया। कर देना चाहिए, रुमाल रख दिया भाई, बेसिकली सिंपल एज दैट। बट इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर एक फार्मा प्लांट को बनाने में 3 से 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि पहले आपको प्लांट बनाना पड़ता है, फिर आपको मेडिसिन के फॉर्मुलेशन के लिए पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, और उसके बाद आपको यूएस एफडीए का अप्रूवल भी चाहिए होता है। तो यूएस एफडीए का अप्रूवल नॉर्मली 18 महीने तक लगता है। एक बार आपका प्लांट बन गया और आप ड्रग बनाने जा रहे हैं, तो ये 3 से 5 साल का प्रोसेस है। और 3 से 5 साल में ट्रम्प रहेंगे कि नहीं, अगले बार रहेंगे कि नहीं, पता नहीं। बट पॉइंट ये है कि वो 3 साल के लिए तो आपको 100% देना पड़ेगा, पर 100% कौन देगा? आपके कंज्यूमर देंगे। तो एक तरह से वो इंडियन फार्मा कंपनी के लिए अच्छे हैं, क्योंकि जेनरिक्स बिकेंगे। क्योंकि अगर कोई ड्रग ऑफ पेटेंट जा रहा है और फिर जेनरिक्स आ जाते हैं, तो या ब्रांडेड ड्रग्स के अगेंस्ट जेनरिक्स हैं, तो जेनरिक्स ज़्यादा बिकेंगे। और उस चक्कर में इंडियन फार्मा जो जेनरिक्स दे रही है उनके लिए अच्छा है, वो एक तरह से अच्छा होगा। बट हमको ये भी सोचना चाहिए कि सेक्शन 232 का जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी चालू है। वो इन्वेस्टिगेशन करता क्या है? वो इन्वेस्टिगेशन ये बताना चाहता है कि जो भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यूएस में आते हैं, उस फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की जो कीमतें हैं वो यूएस कंपनीज के फार्मास्यूटिकल ड्रग की कीमतों के मुकाबले कितने कम है। क्या वो डंपिंग हो रही है या कि वो सस्ते में बेचे जा रहे हैं? अगर सस्ते में बेचे जा रहे हैं तो उनको कितना भाव बढ़ाना पड़ेगा टैरिफ लगा के, ताकि वो यूएस कंपनीज के बराबर आ जाए। आज के डेट में यूएस कंपनीज एक डिसएडवांटेज में है, क्योंकि वो उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो उनको भाव ज़्यादा रखना पड़ता है। और इंडियन कंपनीज या कोई भी जेनरिक कंपनी वो सस्ते में डालती है, तो उसकी वजह से उनके ऊपर उनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी असर होता है। तो जो सेक्शन 232 का जो इन्वेस्टिगेशन है वो उस इशू को डिपिक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि पेटेंट और ब्रांडेड को हो गया तो जेनरिक्स को नहीं आएगा। 232 का इन्वेस्टिगेशन जब आएगा तो वो जेनरिक्स के ऊपर भी आएगा। तो वो जब भी आएगा हमको उसको देखना पड़ेगा कि कब आएगा वो। सजीव सर गुड मॉर्निंग। यही मसला थोड़ा सा और समझते हैं। अगर हम निफ्टी फार्मा की बात करें तो पिछले 6 महीने में ये तमाम धमकियों के बावजूद, तमाम इनके टेंट्रम के बावजूद भी +3% अप है। अब आप कह रहे हैं कि जेनरिक पर उतना इम्पैक्ट आएगा नहीं, लेकिन ये है कि सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो शुरुआत में शायद हम देखेंगे। तो जो निवेशक हैं फार्मा कंपनीज के, उनकी स्ट्रेटजी सर क्या होनी चाहिए आज के सत्र में? देखिए, निवेशक जो है फार्मा कंपनीज के आपको फंडामेंटल्स में देखना पड़ेगा। एंड अगर आप हमारे चैनल में जो एनालिस्ट भी जो आ रहे हैं वो जो बता रहे हैं वो यही है कि अगर फार्मा कंपनीज का जो डोमेस्टिक ऑपरेशन है या डोमेस्टिक एक्सपोजर जिन फार्मा कंपनीज का ज़्यादा हाई है,
उसमें वो एक डिफेंसिव बेट्स बन आ रही हैं। आज के डेट में जेनरिक्स के लिए ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट कल को अगर इम्पैक्ट आता है तो वही कंपनीज इम्पैक्ट होंगी जिनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होता है यूएस मार्केट में। जैसे कि आपके लुपिन हो गया, डॉक्टर रेड्डीज़ हो गया, या बाकी जेनरिक्स हैं जो बेचती हैं, मीन्स औरोबिंदो है। ये सारे जो कंपनीज हैं जो जिनके हाई जेनरिक्स एक्सपोर्ट्स हैं यूएस में, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। बट फ्रॉम एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू आप वो स्टॉक्स देखिए जहाँ पर जिनका डोमेस्टिक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि डोमेस्टिकली मार्केट अगर 8 से 10% भी बढ़ रहा है तो वो काफ़ी है इन सारे कंपनीज़ की अर्निंग्स को सस्टेन करने के लिए। और ये जो अनसर्टेनिटी जो आ रही है टैरिफ की वजह से, वो इन डोमेस्टिक कंपनीज में उतना नहीं होगा। सो वो उस हिसाब से देखिए। और हमको कुछ कमेंट्री तो अभी आने वाले अर्निंग सीजन में भी मिलेगी इन सारे कंपनी से कि वो क्या समझ रहे हैं कैसे होगा। और उनको आज जितना हमें खबर है उतना ही उन्हें खबर है आज सुबह। तो द प्रॉब्लम ये है कि ब्रांडेड और पेटेंट में आपने 100% टैरिफ लगा दिया अक्टूबर 1 से, और उसमें इंडियन कंपनीज बहुत कम हैं। और दूसरा जो है कि सेक्शन 232 का जो इन्वेस्टिगेशन है वो आया नहीं है, तो जब वो आएगा तो उसमें किस तरह से टैरिफ आएंगे वो पता नहीं है। पर ये इतना ज़रूर है कि अब स्ट्रीट ये मानने लगेगा कि अब 100% से ऊपर तो जाने वाला नहीं है, उससे कम ही होगा, अगर आएगा भी तो जेनरिक्स में। पर उसका कॉस्ट कौन करेगा, कॉस्ट कौन लेगा, वो बहुत बड़ा डिबेट है। बिकॉज अगर आप यूएस कंज्यूमर को देखेंगे तो कॉस्ट उसके ऊपर आएगा, और उसकी वजह से जो है वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो पावल के लिए जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ती जाएगी, बिकॉज वो आज के डेट में लेबर मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं रेट कट के साथ। अगर इन्फ्लेशन यहाँ से बढ़ेगा तो वो आगे जाके रेट कट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरह से डिलेमा है पावल के लिए भी और मार्केट के लिए भी कि भाई अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या इम्पैक्ट होगा रेट कट साइकिल पे। अच्छा सर, फार्मा पर तो हमने बात करी, लेकिन कुछ और भी ऐलान हुए हैं, जैसे कि हैवी ट्रक्स पर ऐलान हुआ है लगभग 25% टैरिफ का। उसके अलावा किचन कैबिनेट्स हो गया, बाथरूम कैबिनेट्स हो गए, फर्नीचर अपहोल्स्ट्री हो गई, इन पर भी इन्होंने टैरिफ लगा दिया है। जी, ये सारी चीज़ें ना काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मेक्सिको और कनाडा या बाकी कंट्री से आती हैं। वहाँ पर यूएस में बनाने वाला नहीं है ना, वो एक तरह से इम्पोर्टेड आता है। तो चाइना है, स्वीडन है, आइकिया जैसे ग्लोबली सोर्स करके डालता है, वो है। सो वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट फर्निशिंग में हमारा उतना एक्सपोजर नहीं है। आई थिंक स्टैनले के पास थोड़ा सा एक्सपोजर है, वो फर्निश गुड्स बेचता है, उसके अलावा कोई नहीं है। दूसरा जो है आपका हैवी ट्रक्स का, इंडिया कोई हैवी ट्रक्स नहीं एक्सपोर्ट करता यूएस को। पर इंडिया हैवी ट्रक्स के लिए जो इक्विपमेंट है या एंसिलरी यूनिट्स है या कंपोनेंट्स है वो करता है। भारत फौज हो गया, आरके फोर्जिंग हो गए, जो क्लास 8 ट्रक्स के लिए करते हैं। और ये सारे ट्रक्स जो हैं वो जो अभी आप जब ये इंपोर्ट होंगे यूएस में तो उसमें हायर टैरिफ लगेगा। अगर वो टैरिफ की वजह से सेल्स हिट होंगी तो ये इन कंपनीज को भी हिट होगी, इनडायरेक्टली हिट होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द ट्रक्स जो हैं वो जो बनते हैं वो आइदर आपके मेक्सिको में होंगे या कनाडा में होंगे या उस एरिया में होंगे, ताकि वो बन के सीधा यूएस में जाए। तो वो आपको वो देखना पड़ेगा कि किस हद तक उनका सेल्स इम्पैक्ट होगा, जिसको हम कहते हैं क्लास 8 ट्रक्स, जो हर महीने उसका डेटा आता है कि भाई क्लास 8 ट्रक्स पे कैसे। जैसे हमारे यहाँ पर सियाम होता है या फाड़ा होता है जो डेटा देता है कि कौन सी गाड़ी कितनी बिकी। वहाँ पर क्लास 8 ट्रक्स की सेल्स के ऊपर हम ट्रैकिंग होती है, क्योंकि उसके बेसिस पे पता चलता है कि डिमांड कैसा है हैवी ट्रक्स का। तो वो ट्रक्स को हम सप्लाई करते हैं कंपोनेंट्स, फोर्जिंग्स वगैरह, तो वो इम्पैक्ट आ सकता है थोड़ा बहुत अगर ये कंपनीज की सेल्स हिट होती हैं। देखना पड़ेगा। जी सर, एक आखिरी सवाल। आज बाजार